Yes. A very good evening to all of you. Welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Barka Mirza and हमेशा की तरह मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से कि हाउ यू ऑल आर डूइंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक है, तो अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी ऑल्सो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको हेल्दी रहना है, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कंजम्पशन फंक्शन। ओके, टुडे विल बी डीलिंग विद कंजम्पशन फंक्शन। मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट दूंगी एंड देन वी विल डिस्कस सम ऑफ द important MCQ questions on consumption function, okay, which is for SEBI grade A 2020। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको बता दूं कि कंजम्पशन मीन्स क्या हो जाता है। कंजम्पशन मीन्स सेवन करना, है ना। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन मीन्स सेवन, है ना। तो कंजम्पशन फंक्शन बेसिकली वी कैन से इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड डिस्पोजल इनकम and disposal income, disposable income या disposal income, ठीक है। कंजम्पशन मीन्स क्या हो गया, द यूज ऑफ रिसोर्सेज, यूज ऑफ रिसोर्सेज। आपने मेनली हम मैन में रिसोर्सेज बोल सकते हैं, हम व्हीकल्स बोल सकते हैं, रोड्स बोल सकते हैं, मशीन्स बोल सकते हैं। तो उन कंजम्पशन उन रिसोर्सेज को आप यूज़ कैसे करते हो, वो क्या हो गया हमारा कंजम्पशन, ठीक है। मेनली हम मान लो प्रोडक्शन, किसी चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं, फॉर एन एग्जांपल जीन्स ले लो, शर्ट्स ले लो, तो वो तो हमारा प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रेन्योर से तो वो हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, जीन्स शर्ट्स शूज़ बन के तैयार हो गया। बट उस प्रोडक्ट को हमें यूज़ कैसे करना है, यूज ऑफ रिसोर्सेज यूज कैसे करना है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंजम्पशन। एंड डिस्पोजल इनकम क्या हो गया, डिस्पोजल इनकम मेनली हम बोल सकते हैं द रिमेनिंग इनकम, ठीक है, remaining income after deducting all the taxes और social security charges, ठीक है। डिस्पोजल इनकम हम उस इनकम को बोलते हैं जो हमने जो टैक्स भर दिया वो हमारा चला गया, एंड सोशल सर्विसेज के लिए, जो सोशल सिक्योरिटी के लिए जो हम चार्जेस देते हैं, वो उसको डिडक्ट करके जो हमारा इनकम बचेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पोजल इनकम। ओके तो कंजम्पशन फंक्शन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, डिस्क्राइब्स करती है द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड डिस्पोजल इनकम। मेनली हम बोल सकते हैं कंज्यूमर स्पेंडिंग हो गया हमारा, फॉर एन एग्जांपल हमारा कंज्यूमर स्पेंडिंग हो गया, देन एजुकेशन हो गया, देन वेल्थ हो गया, इनकम हो गया, फैमिली साइज हो गया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसके बाद आउटकम्स हो गए। तो ये सारी क्या है, सो ऑल दीज आर द फैक्टर्स विच आर इंक्लूडेड इन कंजम्पशन फंक्शन। ओके क्या करती है, डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड डिस्पोजल इनकम। ओके सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैं आपको बता दूं कि हमारे इंस्टीट्यूट पे 25% डिस्काउंट है ऑन ऑल दी पेड कोर्सेज, वेदर इट्स सब्जेक्ट वाइज कोर्स हो या फुल कोर्स हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आपके पास बहुत अच्छा मौका है टू परचेज द प्रोडक्ट्स ऑफ सेबी। ऑल यू नीड टू डू इज, आफ्टर द वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, रिव्यू आवर पोर्टल, यू विल गेट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ओवर देयर। ओके एंड जैसे कि हमारा MCQ सीरीज चल रहा है, तो इसका भी आपको जो कोर्स है वो भी आपको मिल जाएगा, बट इन दी पेड कोर्सेज। ओके सो आपको अगर परचेज करना है तो विजिट आवर पोर्टल, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ओवर देयर, सारे इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके एंड हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ओपन है एंड टेलीग्राम चैनल भी ओपन है। वीडियो के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके वहाँ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे लिंक दिया गया है। इससे क्या होगा, आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी कि कौन सी टॉपिक, कौन सा लेक्चर्स, किसकी लेक्चर्स कब होने वाले हैं, ठीक है। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, प्रेस द बेल आइकन, जब भी हमारी लेक्चर्स होगी विल गेट द नोटिफिकेशन, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे, उतने ही स्टूडेंट्स, उतने ही बच्चे हमसे जुड़ेंगे और अच्छा क्वालिटी वाइज सर्विसेज प्रोवाइड करने में और हमें इंकरेजमेंट मिलती है वैसे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। या See, the most important determinant of consumption and saving is whether it's A, price level, B, income level, C, interest rates, or it's D, level of bank rate.
रीड आउट द क्वेश्चन केयरफुली, आपको क्या है क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट पूछा गया है। ओके, डिटर्मिनेंट मीन्स हम बोल सकते हैं द आउटकम, आउटकम ऑफ समथिंग। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा। Determinant of consumption and saving is whether it's A, price level, B, income level, C, interest rate, or it's D, level of bank rate. रॉन्ग होगा चलेगा, बस आपको आंसर देना है। तो फटाफट, इजी है, आंसर दो फटाफट, कोशिश कीजिए आप लोग आंसर देने की। चलिए हम देख लेते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, इनकम लेवल। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग इज इनकम लेवल। इनकम लेवल क्या हो गया, जो मनी रिसीव्ड करते हो आप, जो मनी आप रिसीव करते हो ऑन द बेसिस ऑफ सम वर्क, जो आपको इनकम आता है, वो क्या होगा हमारा इनकम लेवल। ठीक है, हम बोल सकते हैं मनी रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। मनी रिसीव का वर्क काम करते तो ही हम लोग को आता है ना, और थ्रू इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिट्स हमें मिलती है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा इनकम लेवल। ठीक है, प्राइस लेवल क्या हो गया, प्राइस लेवल हो गया हमारा एवरेज करंट रेट। एवरेज करंट रेट। ठीक है, देन इंटरेस्ट रेट क्या हो गया हमारा ब्याज, हम जिसे बोलते हैं, है ना। एंड डी क्या हो गया बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट मेनली हम बोल सकते हैं जो बिजनेसमैन हो या फिर पीपल्स हो जो बोरो मनी करते हैं फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो क्या हो गया हमारा बैंक क्रेडिट। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग इज इनकम लेवल, है ना। आउटकम हमें किससे मिलती है, इनकम से। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपकी सेविंग्स भी होगी और कंजम्पशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। या The MPC can be defined as the fraction of whether it's A, change in the income that is spent, B, given total income that is consumed, C, change in income that is not spent, or it's D, given total income that is not consumed. क्या होगा MPC, marginal propensity to consume। MPC क्या है हमारा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, है ना। अब आपको यही बताना है कि क्या है, डिफाइन क्या करती है एमपीसी। वेदर इट्स ए चेंज इन द इनकम दैट इज स्पेंट, बी गिवन टोटल इनकम दैट इज कंज्यूम्ड, सी चेंज इन इनकम दैट इज नॉट स्पेंट, और इट्स डी गिवन टोटल इनकम दैट इज नॉट कंज्यूम्ड। चलिए हम देख लेते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज as a fraction of a change in the income that is spent। marginal propensity to consume क्या हो गया, ये एक proportion है, ये एक as a part of mainly हम बोल सकते हैं disposal income। ठीक है, सॉरी, MPC क्या डिफाइन करती है, पार्ट ऑफ डिस्पोजल इनकम। डिस्पोजल इनकम आपको पता है ना क्या है, आफ्टर द डिडक्शन ऑफ टैक्सेस एंड ऑल सिक्योरिटी चार्जेस को डिडक्ट करके जो हमारा इनकम बचता है वो हम क्या बोलते हैं, हमारा डिस्पोजल इनकम, है ना। तो कंज्यूमर मेनली स्पेंड, वो अगर जो इनकम है उसके पास कि मेनली कंज्यूमर क्या करती है कि कट करके जो भी चार्जेस है वो कट हो गया, टैक्सेस दे के जो इनकम उसका बचती, इनकम उसके पास जो बचती है उस पर वो स्पेंड करे या सेव करे, वो उसके ऊपर है। तो एमपीसी क्या डिफाइन करती है, चेंज इन द इनकम दैट इज स्पेंड मीन्स मेनली हम बोल सकते हैं द पार्ट ऑफ द डिस्पोजल इनकम विच द कंज्यूमर और इंडिविजुअल स्पेंट और सेव्ड। ठीक है, मेनली हम एमपीसी कर्व बना के, मेनली एमपीसी हमारा कर्व कैसे होता है ना, ये हो गया हमारा कंजम्पशन फंक्शन, मैं इधर लिख दे रही हूँ इसका, ये हो गया हमारा कंजम्पशन एंड दिस वन इज आ इनकम।
है ना। एंड ये क्या हो गया हमारा MPC कर्व, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, कोई भी डाउट हो आपको प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, या कमेंट के थ्रू पूछिए, या चैट बॉक्स के थ्रू पूछिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, MPC बेसिकली डिस्पोजल इनकम पे डिपेंडेंट है, मेनली एजुकेशन हो या फैमिली साइज हो या कंज्यूमर स्पेंडिंग्स हो, कोई भी चीज़ पे इंटरेस्ट रेट हो, तो ये सारी चीज़ें क्या है, पार्ट ऑफ द डिस्पोजल इनकम, दैट इज MPC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिस्पोजल इनकम गोज अप द, whether it's A, average propensity to consume falls, B, volume of investment diminishes, C, average propensity to save falls, or it's D, volume of consumption declines absolutely। डिस्पोजल इनकम गोज अप, अगर डिस्पोजल इनकम जो है द पार्ट ऑफ द इनकम आफ्टर डिडक्शंस, अगर वो ऊपर चले जाए, इंक्रीज होती है, तो उसके बाद क्या होता है। Whether it's A, average propensity to consume falls, B, volume of investment diminishes, C, average propensity to save falls, or it's D, volume of consumption declines absolutely। डिस्पोजल इनकम मेनली हम बोल सकते हैं हमारा सेविंग्स, है ना। क्या होगा, whether it's A, APC, or B, volume of investment diminishes, C, average AP's average propensity to save falls, or volume of consumption declines absolutely। चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज, इफ द डिस्पोजल इनकम गोज अप द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल्स। ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, इट मेजर्स, ये क्या करती है, मेजर करती है, measures the percentage of income, ठीक है, whether the individual spent rather than saved। ठीक है, ये क्या करती है, मेजर करती है द परसेंटेज ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स rather than individual spent rather than saved, spent rather than saved। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, APC मेजर करती है। ठीक है, इंडिविजुअल स्पेंड जितना ज्यादा करती है, मतलब सेव जितना ज्यादा नहीं करती, उससे ज्यादा स्पेंड करती है। ओके, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मेनली क्या हो गया, ये क्या करती है, डिवाइड करती है द एवरेज हाउस होल्ड, इट डिवाइड्स द एवरेज हाउस होल्ड कंजम्पशन। ठीक है, एवरेज हाउस होल्ड कंजम्पशन और स्पेंडिंग्स बोल सकते हैं, और इनकम और अर्निंग्स। मेनली क्या हो गया, ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मेनली क्या हो गया, ये डिवाइड करती है द एवरेज हाउस होल्ड, मतलब घर गृहस्थी का जो खर्चा है, मेनली हम वो खर्चा करते हैं या स्पेंडिंग करते हैं या अर्न करते हैं, वो उसके ऊपर है। तो डिस्पोजल इनकम जब गोज अप, जब बढ़ जाती है, तो हमारा APC है जो कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, वो गिर जाती है। दैट इज कंज्यूम, जो इंडिविजुअल कंज्यूम करते हैं, वेदर जितना सेव नहीं करते उससे ज़्यादा वो खर्चा कर देते हैं। ये क्या हो गया हमारा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल्स। ओके, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The consumption schedule is drawn on the assumption that as income increases, consumption will, रीड आउट द क्वेश्चन केयरफुली, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। कंजम्पशन शेड्यूल क्या है हमारा, एजम्पशन है उसका क्या, अगर इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन क्या होगा, whether it's A, increase absolutely but remain constant as a percentage of income, B, increase both absolutely and as a percentage of income, C, increase absolutely but decline as a percentage of income, या फिर D, be unaffected। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको ध्यान देना है। द कंजम्पशन शेड्यूल इज ड्रॉन, एजम्पशन क्या दिया गया है, इफ इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन क्या होगा।
चलिए मैं बता दूं, द कंजम्पशन शेड्यूल इज ड्रॉन ऑन द assumptions दैट एज इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन विल ऑल्सो इंक्रीज एब्सोल्युटली बट sorry डिक्लाइन एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, इंक्रीज होगी, जैसे इनकम इंक्रीज होगी वैसे कंजम्पशन पैटर्न भी इंक्रीज होगी। अगर कंजम्पशन पैटर्न में इंक्रीज होगा तो नॉर्मल सी बात है जो परसेंटेज ऑफ इनकम है उसमें तो कमी आएगी ना, है ना। तो ये क्या हो गया कंजम्पशन शेड्यूल। अब मेनली ये क्या कंजम्पशन शेड्यूल हमारा क्या बताती है, कंजम्पशन शेड्यूल जो है वो रिप्रेजेंट करती है, it represents the relationship between the consumption expenditure and the disposable income। between किस पे करती है, consumption expenditure पे का डिफरेंस बताती है, expenditure and the disposable income। ओके ये क्या हो गया हमारा कंजम्पशन शेड्यूल। तो कंजम्पशन शेड्यूल बता रही है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा हो गया द हाउस होल्ड, द घर गृहस्थी का जो खर्चा है मेनली उस पे ज़्यादा स्पेंडिंग हो रहा है क्या, या फिर द लेवल ऑफ इनकम। ये रिलेशनशिप बताती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल इनकम पे। ओके तो अगर कंजम्पशन एग्जम्पशन से अगर इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन विल ऑल्सो इंक्रीज, नॉर्मल सी बात है, अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन पैटर्न में भी इंक्रीमेंट आएगी, और अगर कंजम्पशन पैटर्न में इंक्रीज आएगी तो नॉर्मल सी बात है आपका इनकम में थोड़ा तो डिक्लाइन होगा। खर्चा बढ़ेगा तो इनकम थोड़ा बहुत कमी आएगी ना, इनकम में इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा कंजम्पशन शेड्यूल। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एपीसी कैन बी डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ अ, ठीक है, whether it's a specific level of total income that is not consumed, B specific level of total income that is consumed, C change in income that is spent, और it's D change in income that is not spent। APC क्या हो गया हमारा, average propensity to consume, है ना, average propensity to consume। ये क्या डिफाइन करती है, whether it says specific level of total income that is not consumed, B specific level of total income that is consumed, C change in income that is spent, और it's D change in income that is not spent। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज बी स्पेसिफिक लेवल ऑफ टोटल इनकम दैट इज कंज्यूम्ड। एपीसी क्या डिफाइन करती है, द स्पेसिफिक लेवल ऑफ टोटल इनकम दैट इज कंज्यूम्ड। इट मेजर्स, ये मेजर क्या करती है, द परसेंटेज ऑफ इनकम। द एपीसी दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या करती है, मेजर्स द इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स rather than spent rather than saved। ठीक है, इनकम क्या करती है, इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स स्पेंट रादर देन सेव्ड। ये क्या हो गया हमारा एपीसी दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, कोई भी इनकम हो, वेदर इट्स इंडिविजुअल इनकम हो या नेशनल इनकम हो, स्पेंट हो या सेव हो, वो क्या है हमारा एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज स्पेसिफिक लेवल ऑफ टोटल इनकम दैट इज कंज्यूम्ड। ठीक है, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू पूछिए या फिर मुझे चैट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको डेफिनेटली आई विल कन्वे टू योर क्वेश्चंस, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगी। एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डिस्पोजल इनकम इंक्रीजेज, कंजम्पशन विल क्या होगा, वेदर इट्स ए डिक्रीज एंड सेविंग इंक्रीजेज, बी इंक्रीज एंड सेविंग डिक्रीजेज, सी एंड सेविंग बोथ इंक्रीजेज, एंड डी एंड सेविंग बोथ डिक्रीजेज। क्या पूछा गया है, अगर आपको डिस्पोजल इनकम अगर आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है, तो कंजम्पशन क्या होगा,
डिस्पोजल इनकम, द रिमेनिंग इनकम, मेनली हम बोल सकते हैं द सेविंग्स, डिस्पोजल इनकम, द रिमेनिंग इनकम आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द टैक्सेस और चार्जेस, ठीक है, जो आपका सेविंग्स है वो अगर इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन पैटर्न क्या होगी, whether it's a decrease and saving increase, B increase and saving decrease, C and saving both increases, या फिर D and saving both decreases. अच्छे से पढ़िए, उसके बाद try to answer it out. चलिए मैं बता दूं, a disposal income increases, consumption and saving both increases. क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, अगर डिस्पोजल इनकम द सेविंग्स इंक्रीज होती है, अगर आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द टैक्सेस, जो सेविंग आपके पास है, जो इनकम अगर इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन पैटर्न एंड सेविंग भी इंक्रीज होगी. मेनली दीज आर कंज्यूमर स्पेंडिंग्स बोल सकते हैं हम ना, मेनली ऑन कंज्यूमर स्पेंडिंग्स, मेनली ऑन बेसिक नेसेसिटीज, मेनली ऑन बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, नेसेसिटीज मेनली हम बोल सकते हैं हमारा फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, हाउसिंग हो गया, है ना. तो ये क्या हो गया हमारा डिस्पोजल इनकम. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. डिस सेविंग मीन्स whether it's A that households are spending more than their current incomes, B the same thing as disinvestment, C that savings and investment are equal, या फिर D that disposal income is less than zero. क्या पूछा गया है आपको, डिस सेविंग मीन्स. डिस सेविंग मीन्स क्या, अगर हम लोग सेविंग नहीं करते हैं, डिस सेविंग मीन्स हम लोग द एक्सेस अमाउंट स्पेंट हम बोल सकते हैं, है ना, स्पेंट ऑन समथिंग, सेविंग नहीं करते है ना. डिस सेविंग मीन्स क्या होगा, वेदर इट्स ए या बी या सी या डी. ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ट्राई टू सॉल्व इट आउट. Whether it's say that households are spending more than their current incomes, B the same thing as disinvesting, C that savings and investment are equal, या फिर D that disposal income is less than zero. चलिए मैं बता दूं, डिस सेविंग मीन्स इट्स ऑप्शन ए दैट हाउसहोल्ड्स आर स्पेंडिंग मोर देन देयर करंट इनकम्स. जितना कमाते नहीं हो उससे ज़्यादा आपका खर्चा है, तो ये क्या हो गया हमारा डिस सेविंग्स, है ना. मेनली हम बोल सकते हैं द एक्शन ऑफ स्पेंडिंग मोर, एक्शन ऑफ स्पेंडिंग मोर देन वन हैज अर्नड. ठीक है, ये क्या हो गया हमारा डिस सेविंग. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. या which of the following will cause a movement up along an economy's saving schedule. ठीक है, whether it's A an increase in interest rate, B an increase in household borrowing, C an increase in disposal income, or it's D an increase in the stock price. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपको, which one of the following will cause a movement up along किसमें, इकोनॉमिक सेविंग शेड्यूल में, सेविंग शेड्यूल में पूछा गया है आपको. ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर खुद ही मिल गया होगा, तो फटाफट आंसर दो. वेदर इट्स ए एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, बी एन इंक्रीज इन हाउस होल्ड बोरोइंग, सी एन इंक्रीज इन डिस्पोजल इनकम, और इट्स डी एन इंक्रीज इन द स्टॉक प्राइस. मूवमेंट अप अलोंग द इकोनॉमिक सेविंग शेड्यूल. चलिए मैं बता दूं, the following will cause a movement up along an economic saving schedule is an increase in the disposal income. अगर डिस्पोजल इनकम आपकी इंक्रीज हो, अगर सेविंग्स आपकी इंक्रीज है, तो इट विल लीड टू अपवर्ड मूवमेंट इन द इकोनॉमिक सेविंग शेड्यूल, है कि नहीं. अगर मान लो आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है,
अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो नॉर्मल सी बात है सेविंग्स भी तो इंक्रीज होगी, है कि नहीं। और अगर इनकम डिक्रीज हुई तो सेविंग्स क्या हो गया, सेविंग भी आपका लो चले जाएगा ना, सेविंग भी लो चलाएगा, लीड्स टू नेगेटिव हो जाएगी, है कि नहीं। तो सारा चीज़ हमारा किस पे बेस्ड है, ऑन सेविंग्स, दैट इज डिस्पोजल इनकम में, है ना। अब आपको लग रहा होगा व्हाट इज सेविंग शेड्यूल। सेविंग शेड्यूल मेनली डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड दी नेशनल इनकम। ये क्या डिस्क्राइब करती है, रिप्रेजेंट करती है द रिलेशनशिप बिटवीन दी सेविंग एंड दी नेशनल, और या फिर सेविंग्स एंड दी लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, लेवल ऑफ इनकम। ये क्या हो गया हमारा सेविंग शेड्यूल। क्या बताती है, क्या डिस्क्राइब करती है, बताती है रिलेशनशिप बिटवीन दी सेविंग्स कितना है आपके पास अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। तो हमारा द करेक्ट ऑप्शन क्या है, एन इंक्रीज इन डिस्पोजल इनकम। कब, जब मूवमेंट अप हो जाती है इकोनॉमिक सेविंग शेड्यूल पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Assume the economy's consumption and saving schedule simultaneously shift downwards. There must be a result of whether it's A, the expectation of recession, B, an increase in disposable income, C, an increase in personal taxes, or it's D, an increase in household wealth. Read out the question carefully. क्या पूछा गया है आपको, assume करना है आपको, ठीक है। इकोनॉमिक्स कंजम्पशन एंड सेविंग शेड्यूल साइमेंटली शिफ्ट डाउनवर्ड्स, ठीक है। इसके पहले क्वेश्चन में क्या था, हमारा सेविंग अपवर्ड गया था, है ना। अब क्या पूछा गया है आपको, जो कंजम्पशन पैटर्न है हमारा एंड सेविंग शेड्यूल है वो साइमल्टेनियसली शिफ्ट डाउन जा रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। तो देयर मस्ट बी अ रिजल्ट ऑफ वेदर इट्स ए एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसेशन, बी एन इंक्रीज इन डिस्पोजल इनकम, सी एन इंक्रीज इन पर्सनल टैक्सेस, और इट्स डी एन इंक्रीज इन हाउस होल्ड वेल्थ। क्या होगा, कंजम्पशन एंड सेविंग शेड्यूल अगर डाउन टूवर्ड्स जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा। चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज द economics consumption and saving schedule simultaneously shift downwards. There must be a result of an increase in personal taxes, है कि नहीं। अगर आपकी इनकम कम हो रही है, ठीक है, इनकम कम होगी तो कंजम्पशन पैटर्न में भी इफेक्ट पड़ेगा, वो भी कम होगी, एंड नॉर्मल सी बात है सेविंग तो नेगेटिव में चले जाएगी, ठीक है। तो यही आपको पूछा गया कि क्यों, अगर इन कंजम्पशन एंड सेविंग शेड्यूल अगर डाउन शिफ्ट हो रही है तो किसके वजह से, तो एन इंक्रीज इन द पर्सनल टैक्सेस अगर आपकी इनकम लिमिटेड है तो इनकम से ही आपको टैक्सेस भी भरना है। मान लो 20,000 मेरी सैलरी है, ओके, 20,000 मेरी सैलरी है, 20,000 में मैं 3,000 टैक्सेस में दे रही हूँ और 1,000 मान लो सिक्योरिटी चार्जेस में दे रही हूँ, ठीक है, 4,000 ऐसे ही चलेगा। तो बचा मेरे पास कितना, 16,000। अब 16,000 में मेरे को सब कुछ चलाना है, अपना स्पेंडिंग्स भी चलाना है, अपना घर का रेंट देना है, फैमिली साइज सब कुछ देखना है, ठीक है। तो ये कब होगा, जब हम पर्सनल टैक्सेस में इंक्रीज हो जाती है तो कंजम्पशन एंड सेविंग शेड्यूल हमारी डाउन टूवर्ड्स हो जाती है। पर्सनल टैक्सेस मेनली हम किस पे भरते हैं, हमारा प्रॉफिट्स पे भरते हैं ना, पर्सनल टैक्सेस, प्रॉफिट्स बोल सकते हैं हम, या फिर वेजेस हो सकता है, वेजेस पे हम टैक्सेस देते हैं, या फिर सैलरीज में, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है हमारा डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ता है, हमारा कंजम्पशन एंड सेविंग शेड्यूल में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yeah, this one is important one. Okay, see, an investment demand curve suggests whether it's A, that changes in the real interest rate will not affect the amount invested, B, that is a direct relationship between the real rate of interest and level of investment in spending, C, that can increase in business taxes will tend to stimulate investment spending, or it's D, there is an inverse relationship between the real rate of interest and the level of investment spending। ठीक है, क्या पूछा गया है आपको, इन्वेस्टमेंट डिमांड मेनली क्या हो जाता है हमारा, मेनली ये डिमांड एक ऐसा डिमांड है मेनली बाय दी बिजनेसेस हो सकता है फॉर फिजिकल कैपिटल,
फॉर फिजिकल कैपिटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिजिकल कैपिटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, फिजिकल कैपिटल मेनली हम बोल सकते हैं हमारा जो इंडस्ट्रीज़ में, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में जो मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरीज जो यूज़ होती है, ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट डिमांड को। ओके, तो क्या होगा इसका आंसर? Whether it's A, that changes in the real interest rate will not affect the amount invested, B, that there is a direct relationship between the real interest rate and level of investment spending, या C, that can be increase in business taxes, या फिर D, there is an inverse relationship between the real rate of interest and level of investment spending. रियल इंटरेस्ट रेट क्या हो गया हमारा? ब्याज जो हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं उसका वास्तविक दर, रेट हम बोल सकते हैं ना, रियल इंटरेस्ट रेट। मेनली किससे होता है? जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लगाते हैं ना, मेनली इन्वेस्टर्स और मनी लेंडर्स, है ना। तो क्या होगा? एन इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व सजेस्ट, चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज द इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व सजेस्ट दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्पेंडिंग। देयर इज एन इनवर्स मीन्स क्या हो गया? ऑपोजिट रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट द इन्वेस्टर्स और द मनी लेंडर्स, मेनली जो ब्याज का वास्तविक दर जो है उस पे, एंड द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। अगर आपके पास बिग अमाउंट ऑफ कैपिटल है तो उस कैपिटल को आपने किधर यूज करना है कि आपको मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो। तो ये क्या बता रही है? इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व बताती है कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। हमारा कर्व, इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व हमारा ये हो जाता है। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट रेट परसेंट, एंड ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट पर ईयर, ठीक है। ये आप लोग समझ जाना। ओके, ये क्या हो गया हमारा? इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। ओके, इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व, ठीक है। ये हमारा इंटरेस्ट रेट परसेंट होगा, ये हमारा इन्वेस्टमेंट पर ईयर हो गया। ओके, तो ये क्या बताती है? एन इनवर्स, दैट इज एन अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन द रियल इंटरेस्ट रेट एंड द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको पहले भी बता चुकी थी, लेक्चर स्टार्ट हो रही थी उस टाइम पे, कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जैसे आप लोगों ने यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम दिया था, है ना, ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट दिया था, वैसे ही हम आपके लिए एक ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट फिर से लेके आ रहे हैं, विच इज़ ऑन सेबी ग्रेड ए एग्ज़ाम 2020। ओके, आप लोगों ने पहले यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन अब आपको क्या देना है? फ्री ऑल इंडिया टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, विच इज़ फॉर सेबी ग्रेड ए 2020, एंड दिस एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड ऑन 20th of September। ठीक है, भूलना नहीं है आप लोगों को। ये एग्ज़ाम कब कंडक्ट किया गया है? 20th of September। तो उससे पहले अभी भी आपके पास 2 दिन टाइम है, तो आप क्या करो, आप सबसे पहले रजिस्टर योर सेल्फ फॉर द फर्स्ट। आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन कराना है सबसे पहले। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तब भी आप केपेबल हो टू गिव दिस एग्ज़ाम। ओके, तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, एंड प्रिपरेशन तो आपकी होगी ही, तो आप फिर से इस टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करो। ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट है, ठीक है, विच इज़ फॉर सेबी ग्रेड ए 2020। आपके पास सिलेबस भी है, उन्हीं चैप्टर्स, उन्हीं टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको बस क्या करना है? पार्टिसिपेट करना है इस एग्ज़ाम में, ठीक है। जैसे यूपीएससी ईपीएफओ के लिए रिवॉर्ड्स दिए गए थे, वैसे इस एग्ज़ाम में भी रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे सारे पार्टिसिपेंट्स को,
ठीक है, जैसे कि 100 में से जो टॉप 25 पार्टिसिपेंट्स है उसको 5000 मिल जाएगा क्रेडिट्स, ठीक है। उसके बाद जो 75 है उसको 2000 क्रेडिट्स मिल जाएंगे। एंड जो बचे हुए जो पार्टिसिपेंट्स है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिर्फ जो पार्टिसिपेंट्स है उसको कितना क्रेडिट मिल जाएगा, 500 क्रेडिट। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फिर से आप लोगों के लिए कि आपको बस पार्टिसिपेट करना है इस एग्ज़ाम में, और बस कोशिश करना है कि 100 के अंदर ही आओ, 100 स्टूडेंट्स के अंदर ही आओ, ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से अच्छी अवेल कर सको, ठीक है। टॉप 25 स्टूडेंट्स जो रहेंगे उसको 5000 क्रेडिट्स है, 75 स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट 75 रहेंगे उनको 2000 क्रेडिट है, एंड नेक्स्ट जो 500 जो पार्टिसिपेंट्स है उनको भी 500 क्रेडिट्स मिलेंगे। ओके, तो क्या खराबी है इसमें। चले अभी स्टार्ट कर दीजिए, रजिस्टर योर सेल्फ पहले, उसके बाद एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। और सभी जो ग्रेड एग्ज़ाम है विच इज़ ऑन 20th of September, सुबह 10 बजे से चालू हो जाएगा आपका ये एग्ज़ाम एट 10 AM, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम भी आप दो। अगर आपको 500 भी मिलता है, अगर आप पार्टिसिपेट करोगे, अगर आपको 500 भी मिलता है तो आप 500 में से भी आप हमारे इंस्टीट्यूट पे कोर्सेज जो है वो परचेज कर सकते हो, वेदर स्टडी मटेरियल हो, टेस्ट सीरीज़ हो, या कोई भी सब्जेक्ट वाइज कोर्स हो, कोई भी हो, आप परचेज कर सकते हो। ओके तो आपके पास कितने सारे, अब आपके पास जो एग्ज़ाम है वो 10 बजे से स्टार्ट होगा। ये पेपर फेज़ 1 है एंड फेज़ 2 है। फेज़ 1 में आपको पता है पेपर 1 में क्या आएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा, आपका इंग्लिश होगा, है ना, जनरल अवेयरनेस होगा। एंड पेपर 2 में जैसे कि इकोनॉमिक्स हो जाएगा, कॉमर्स हो जाएगा, अकाउंटेंसी हो जाएगा, कंपनी लॉ हो जाएंगे। तो दीज आर द सब्जेक्ट्स, आप लोगों को पता ही होगा। तो आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड ये एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना है। ओके चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। क्या, व्हाट आर द 3 फैक्टर्स अ पार्ट ऑफ केनेशियन कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। वेदर इट्स ए डिस्पोजल इनकम, बी ऑटोनोमस कंजम्पशन, सी एमपीसी, या फिर डी एमपीएस। 3 फैक्टर्स, ठीक है, 3 फैक्टर्स विच आर अ पार्ट ऑफ केनेशियन कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन क्या दिया गया, 1 वेदर इट्स ए बी सी, और 2 बी सी डी, और 3 सी डी ई, और 4 ए सी ई, ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन आपको पता ही है क्या हो गया, इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड डिस्पोजल इनकम, है ना। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, कौन से 3 फैक्टर्स इंक्लूडेड है इन केनेशियन कंजम्पशन फंक्शन। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड कोई भी क्वेरी हो, आपको प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू पूछिए या डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेज कीजिए, आप चैट बॉक्स में टेक्स्ट कीजिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगी, डोंट वरी, ठीक है। बस आपको आंसर देना है, गलत हो चलेगा बट आप फिर भी आंसर दो, ट्राई करो। चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज A, B, C. These are all the factors or part of the Keynesian consumption function. That is disposal income. Mainly हम savings बोल सकते हैं, saving, या फिर the remaining income after deduction of all the taxes, है कि नहीं। हम autonomous consumption बोल सकते हैं जब हमारी income level 0 हो, जब हमारी income 0 है एंड स्पेंडिंग्स जो है हमारी स्पेंडिंग या फिर खर्चा या फिर एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं वो ज़्यादा है, ठीक है। एंड देन हम एमपीसी दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसमें क्या था हमारा डिस्पोजल इनकम जो है, इनकम है, सेविंग्स है, स्पेंट और सेव्ड, स्पेंट और सेव, है ना। एमपीएस क्या है हमारा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव,
है ना। इसमें क्या हो जाता है हमारा, अगर इनकम इंक्रीज होगी, मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ, ओके, इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन सेविंग्स भी, कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, बट हम स्पेंड उसमें कम करेंगे, ओके। ये क्या हो गया हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, हमें सेव करना है। हमारा इनकम अगर बढ़ रहा है, इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन पैटर्न भी बढ़ेगी, बट उसमें कंजम्पशन पैटर्न में हमको क्या करना है, कट करके हमें स्पेंड कम करना है, ठीक है। इनकम बढ़े, कंजम्पशन, बट हम लोग स्पेंडिंग, कंज्यूमर स्पेंडिंग्स जो है वो हमें कम करना है, बचाना है, सेव करना है। दैट इज हमारा क्या हो गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ओके। एंड ऑटोनोमस सेविंग क्या हो गया हमारा, ऑटोनोमस सेविंग हमारा हो गया चेंजेस इन द इनकम, हम बोल सकते हैं चेंजेस इन इनकम। चेंजेस अगर इनकम में चेंज होती है, लेकिन इसमें हमारी सेविंग्स में कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। चेंजेस इन इनकम डू नॉट जनरेट चेंज इन सेविंग, ठीक है, चेंज इन सेविंग। ये क्या हो गया हमारा ऑटोनोमस सेविंग। अगर इनकम में इंक्रीज डिक्रीज होगी तो इसमें हमारा जो सेविंग्स है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो डिस्पोजल इनकम हमारा सेविंग हो गया आफ्टर डिडक्शन ऑल द टैक्सेस। ऑटोनोमस सेविंग हो गया अगर हमारा स्पेंडिंग, जो स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर जो हमारा हाउस होल्ड का है वो खर्चा थोड़ा ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू इनकम, इनकम हमारी जीरो है, तो उसके वो क्या हो गया हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन। एमपीसी दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो गया हमारा, स्पेंडिंग क्या करना है, स्पेंड रादर देन सेव, ठीक है। एंड एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या हो गया, इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन भी ज्यादा है, बट हमें स्पेंड कम करना है, सेविंग्स हमें ज्यादा करना है। एंड ऑटोनोमस सेविंग क्या हो गया, इनकम में ऊपर नीचे इंक्रीज डिक्रीज हो रही है तो उससे हमारे सेविंग्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स which are responsible, which are a part of Keynesian consumption function, that is disposal income, autonomous consumption and marginal propensity to consume, that is A, B and C। इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे क्वेश्चन करो, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगी, बट कंफ्यूज नहीं होना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। आपको बताना है कि ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है, whether it's A, spending by machines or robots, B, saving automatically, C, the extra income spent, or it's D, consumption when income is zero। autonomous consumption क्या होगा, spending by machines or robots, B, saving automatically, C, the extra income spent, or is D, consumption when income is zero। चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज डी, कंजम्पशन व्हेन इनकम इज जीरो, है ना। ये क्या हो गया हमारा इनकम एक्सपेंडिचर खर्चा, स्पेंडिंग, कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो, कंज्यूमर स्पेंडिंग जो रेगुलर जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो तो चाहिए ही, है ना, बट हमारा इनकम जो है वो ज़ीरो है, इनकम लेवल जो है वो डिक्रीज्ड है, नेगेटिव में है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन। मेनली हम बोल सकते हैं फॉर एन एग्जांपल, अभी जैसे कोरोना का टाइम है ना, कोरोना का टाइम 6 to 7 मंथ्स हो गए हैं, तो इसमें क्या हो गया, कंज्यूमर जो रेगुलर जो कस्टमर्स है, कंज्यूमर्स है, इंडिविजुअल्स है, उनकी कमाई इनकम क्या हो गई है, लो हो गई है, ज़ीरो हो गई है, नेगेटिव में चली गई है, लेकिन फिर भी जो बेसिक नीड्स है, जो एक्सपेंडिचर्स है, जो हाउस होल्ड्स है, घर गृहस्थी का जो खर्चा है वो तो चले ही आ रहा है ना। हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट हमारी स्पेंडिंग, कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है, एक्सपेंडिचर है, उसमें कोई खर्चा हो ही रहा है, बट हमारी इनकम जो है वो क्या है, ज़ीरो है। मेनली हम बोल सकते हैं हमारा बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ दैट इज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, है कि नहीं। तो ये क्या होगा हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन।
एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, खर्चा उतना ही है, बट हमारी इनकम लो है, नेगेटिव में है, ज़ीरो है, उसे क्या बोलेंगे हम? ऑटोनोमस कंजम्पशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What happens if income taxes are raised? जब इनकम टैक्स रेज हो जाती है हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में, तो क्या होता है? Whether it's A, people on high income use savings to continue spendings at the same level. B, people on low income spends more. C, people on high income spends less. और it's D, people on low income save more. क्या पूछा गया है आपको? When, what happens if income tax are raised? क्या होगा? What happens if income tax are raised? चलिए मैं बता दूं, जब इनकम टैक्स रेज हो जाती है, जब बढ़ जाती है, तो पीपल ऑन हाई इनकम यूजेस सेविंग्स टू कंटिन्यू स्पेंडिंग्स एट द सेम लेवल, है ना? पीपल जिसके पास सेविंग है, हाई इनकम लोग क्या करते हैं, जिसके पास सेविंग रहती है वो स्पेंड करते हैं कंटिन्यू एट द सेम लेवल, इनकम टैक्स ऊपर हो या नीचे हो। बट जो हाई इनकम लेवल्स, जो पीपल्स है, जो इंडिविजुअल्स, जो सेविंग्स जिसके पास है, तो वो कंटिन्यू करते हैं, स्पेंड करते हैं उसी टाइप सेम लेवल पे। बट पीपल ऑन लो इनकम स्पेंड्स मोर, जब लो इनकम रहेगा तो स्पेंड मोर कहाँ से करेंगे? इनकम जब हमारी कम है तो हम ज़्यादा खर्चा करेंगे? नहीं। पीपल ऑन हाई इनकम स्पेंड लेस, हाई इनकम अगर हाई इनकम पीपल के पास रहेगा तो खर्चा, अगर इनकम ज़्यादा रहेगा तो कंजम्पशन पैटर्न भी ज़्यादा रहेगा, है कि नहीं? एंड डी क्या हो गया? पीपल ऑन लो इनकम सेव्स मोर। लो इनकम है, मान लो 10,000 है, 10,000 में हमारा खर्चा इतना 5,000 हो जाएगा, रेंट मान लो रूम रेंट है, फिर फैमिली का खर्चा है, तो 10,000 में आप बचाओगे कहाँ? अगर आपके पास लो इनकम है तो सेव कहाँ से करोगे? तो ये क्या हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। इनकम टैक्स जब रेज होती है तो पीपल ऑन हाई इनकम, जिसकी इनकम हाई है, वो लोग सेविंग्स भी करते हैं और उसी हिसाब से स्पेंडिंग्स भी सेम लेवल पे उनका जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या व्हाट इज परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस? ठीक है, वेदर इट्स ए कंजम्पशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्यूचर इनकम, बी कंजम्पशन इज इन्फ्लुएंस्ड ऑन करंट इनकम, सी कंजम्पशन इज इन्फ्लुएंस्ड ऑन करंट एंड फ्यूचर इनकम, या फिर डी कंजम्पशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्राइड मैन। क्या पूछा गया है आपको? परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, व्हाट इज परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस? ये क्या रिप्रेजेंट करती है? Whether it's a consumption is influenced by future income, B consumption is influenced on current income, C consumption is influenced on current and future income, या फिर D consumption is influenced by a fried man. चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। मेनली क्या है? कंजम्पशन इज इन्फ्लुएंस्ड ऑन बोथ करंट एंड फ्यूचर इनकम। ये क्या हो गया हमारा परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस? ये मेनली इन्फ्लुएंस, ये प्रभावित रहती है ऑन करंट एंड फ्यूचर इनकम में। ठीक है, मेनली ये एक थियोरी है। ठीक है, थियोरी टू ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग्स, consumer spending, that stating that people will spend at a level of consistent with their average, with their expected long run average, with their average, बोल सकते हैं एवरेज इनकम।
ठीक है, ये क्या हो गया, ये क्या है हमारा एक परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है। मेनली क्या डिस्क्राइब करती है, जो कंज्यूमर इनकम है मेनली स्पेंड करती है एट द लेवल ऑफ कंसिस्टेंट, मतलब डन इन द सेम वे, कंसिस्टेंटली वैसे ही जैसा चलता आ रहा है वैसे ही इन द एवरेज इनकम। ये क्या हो गया हमारा परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। मेनली फॉर एन एग्जांपल मैं बता दूं, अगर वर्कर्स जो है, वर्कर सेव कब करती है, वर्कर की जब सैलरी, जब करंट प्राइस पे, करंट में ना, जब वर्कर की प्राइस, जब इनकम करंट में जब ज्यादा है तब वो सोचेगी सेव करने का, ना कि एंटिसिपेटेड लेवल ऑफ परमानेंट इनकम। वो ये नहीं सोचेगी आगे परमानेंट इनकम में मेरा सैलरी ऊपर होने वाला है या नीचे होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है या डिक्रीज होने वाला है। बट जो परमानेंट है, अभी अगर उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट है, इनकम में इंक्रीमेंट है, तो वो सेव करने का ही सोचेगी ना। ठीक है, तो ये मेनली परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस मेनली क्या डिस्क्राइब करती है, मेनली द कंज्यूमर स्पेंडिंग कंसिस्टेंट विद द एवरेज इनकम। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। मेनली इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित होती है ऑन द करंट इनकम में एंड द फ्यूचर इनकम। करंट इनकम में ज्यादा ध्यान एंड द फ्यूचर, जो आगे चल के क्या होने वाला है उस पे, करंट एंड फ्यूचर इनकम। दिस इज परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। ओके, मैं एक क्वेश्चन पे शायद मेरा थोड़ा कुछ मिस्टेक हो गया, दैट इज कनीशियन, हाँ दिस वन, कनीशियन कंजम्पशन फंक्शन में ये मेनली क्या हो गया, कनीशियन फॉर वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट, बट कनीशियन कंजम्पशन ये क्या हो गया, मेनली ये कंजम्पशन, ये रिलेशनशिप बताती है बिटवीन दी टोटल कंजम्पशन। ठीक है, कनीशियन कंजम्पशन फंक्शन क्या बताती है, रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल कंजम्पशन एंड द ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, डिस्पोजल इनकम नहीं, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, टोटल कंजम्पशन एंड ग्रॉस नेशनल इनकम पे। ओके, कनीशियन क्या बताती है, टोटल कंजम्पशन पे का रिलेशनशिप बताती है, टोटल कंजम्पशन पैटर्न एंड दी GNI, दैट इज ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, ये डिस्पोजल इनकम नहीं है। ओके, ग्रॉस नेशनल इनकम मेनली हम बोल सकते हैं द टोटल डोमेस्टिक एंड फॉरेन करेंसी जो आउटकम्स रहती है वो डिस्क्राइब करती है। ओके, दैट इज ग्रॉस नेशनल इनकम, कंट्री की जो इनकम है एंड दी फॉरेन कंट्रीज जो आउटपुट आती है, कंट्री की आउटपुट एंड फॉरेन कंट्रीज की आउटपुट जो है वो क्या डिस्क्राइब करती है, वो क्या है हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम। तो कनीशियन कंजम्पशन फंक्शन क्या डिस्क्राइब करती है, द टोटल कंजम्पशन एंड द ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। ओके, ये हो गया हमारा कनीशियन कंजम्पशन। तो प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, अगर अभी भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो मैं आपको फिर से आंसर प्रोवाइड करूँगी। ओके, तो चलिए आज का हमारा सेशन यहीं पे ओवर होता है एंड सॉरी फॉर दैट, मैं कनीशियन कंजम्पशन फंक्शन जो है वो बाय मिस्टेक मैं बता दिया आपको, बट मैं फिर से उसको ठीक कर दी हूँ, वो डिस्क्राइब क्या करती है मैं आपको वो भी बता चुकी हूँ, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। एंड हाँ, थैंक यू, आज के लिए हमारा सेशन, आज का हमारा सेशन यहीं पे ओवर होता है। एंड वंस अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो आपको बता चुकी हूँ एंड फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि ऑन 20th ऑफ सितंबर को है हमारा सेबी, हमारे ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट है, ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट फिर से हो रहा है। ओके, जैसे कि आप लोगों ने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया था, यूपीएससी ईपीएफओ का जो आपने एग्जाम दिया था, एज सेम आपको देना है फॉर सेबी ग्रेड ए 2020 के लिए। ओके, सेबी के लिए आपको ये एग्जाम देना है। ठीक है, सुबह 10 बजे से। ओके, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर योरसेल्फ, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है एंड सेम जैसे आपको उसमें रिवॉर्ड्स मिले थे इसमें भी वैसे ही रिवॉर्ड्स मिलेंगे। 5000, 2000 एंड 500 पार्टिसिपेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसको 500 रिवॉर्ड्स क्रेडिट्स मिल रहे हैं बाय अबीपीडिया। ओके, आपको क्या करना है, आपको पार्टिसिपेट करना है एंड प्रिपरेशन तो है ही आपकी, आपको और मालूमात हो जाएगा अच्छे से कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक हुई है। ओके, जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नवंबर टू दिसंबर में हमारी एग्जाम्स होने वाली है सेबी ग्रेड ए के लिए, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप ये एग्ज़ाम दो और आपको पता चलेगा कि आप कहाँ तक आपका प्रिपरेशन हुआ है। ओके, एग्ज़ाम कब है, 28 सितंबर को, प्रिपरेशन है, सेम सिलेबस है, आपको उसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप बस पार्टिसिपेट करो और कोशिश करो 100 के अंदर आने की, टॉप 25, 75, 25 को 5000 क्रेडिट्स है, 75 को 2000 क्रेडिट है, जो पार्टिसिपेंट्स है उसको 500 क्रेडिट्स है। तो इससे अगर 500 भी आपको, आप अगर पार्टिसिपेट करके आपको 500 भी मिल रहा है तो आप कोर्सेज हम बाय कर सकते हो हमारे इंस्टीट्यूट से।
ओके। सो 28 सितंबर एग्ज़ाम है फॉर सेबी ग्रेड ए 2020 के लिए, तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए अभी, रजिस्टर योर सेल्फ फॉर द फर्स्ट, देन ओनली यू विल बी एबल टू गिव द एग्जाम्स, ठीक है, एंड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। चलिए, थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको हमारा सेशन आज का अच्छा लगे। अगर आज का अच्छा नहीं लग, कोई भी क्वेरी है, डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ मुझे क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन के थ्रू पूछिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगी, एंड उस क्वेश्चन के लिए वंस अगेन सॉरी। ओके, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय, हैव अ ग्रेट डे।